कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये कर्नाटक की जनता की जीत है कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। डीके या सिद्धारमैया कर्नाटक का सीएम को मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा करने वाली कांग्रेस हिट, बजरंगबली हिंदुत्व वाली बीजेपी फ्लॉप, क्यों? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी को 66, जेडीएस को 19 और अन्य को 4 सीटें मिली है। रिजल्ट साफ है, पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला। 2 सवाल सीधे हैं। पहला, बीजेपी हारी क्यों? और दूसरा कि कांग्रेस में सीएम कौन होगा। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच जो हुआ या हो रहा है, उससे साफ है कि कर्नाटक का फैसला भी सोनिया और राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ जीत के हीरो डीके शिवकुमार है और दूसरी तरफ सीनियर लीडर और पार्टी में दबदबा वाले सिद्धारमैया। हालांकि आज 14 मई विधायक दल की बैठक में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में कोलार में कांग्रेस की रैली थी। मंच पर राहुल गांधी, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया बैठे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए उठे। उन्होंने कहा, मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं इस बात को लेकर जरा भी परेशान नहीं हूं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी एक ही चिंता है कि कांग्रेस को सत्ता में वापस आना चाहिए। मुख्यमंत्री का चुनाव आलाकमान और विधायकों के फैसले से होता है। जनता के बारे में सोचे और बाकी फैसले आलाकमान पर छोड़ दे। पहली बार कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवारी को लेकर बयान दिया था। ये मैसेज डीके शिवकुमार के लिए भी था। उन्होंने 3 दिन पहले मीडिया से कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर है और उनके अंडर में काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धारमैया से डीके के बयान पर सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि नेतृत्व का फैसला इस बात पर होगा कि विधायकों की क्या राय है। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम बनने के लिए ऐसा मुकाबला नई बात नहीं है। पार्टी ने कर्नाटक चुनाव प्रभारी सुरजेवाला को जिम्मेदारी दी थी कि डीके और सिद्धारमैया आमने सामने न आए। तय हुआ था कि सिद्धारमैया उत्तर, मध्य और तटीय क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। डीके दक्षिणी जिलों और वोकालिग्गा समुदाय के वोटों पर काम करेंगे। टिकट बंटवारा भी आसान नहीं था। 15 सीटों पर देर से कैंडिडेट का ऐलान होने के पीछे यही वजह थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया के सीएम बनने की संभावना ज्यादा है। कांग्रेस ने करप्शन को मुद्दा बनाया और डीके पर करप्शन के आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा सिद्धारमैया पहले ही इसे अपना आखिरी इलेक्शन बता चुके हैं। ऐसे में विधायकों का इमोशनल सपोर्ट भी उनके साथ है। सूत्रों के मुताबिक 2 साल सिद्धारमैया और बाद में डीके को सीएम बनाने पर भी विचार चल रहा है। बीजेपी को इस बार 66 सीटें मिली है। इसकी वजह लिंगायतों का पार्टी से दूर होना माना जा रहा है। इसके तार जुलाई 2021 से जुड़ते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के 2 साल पूरे हुए थे। पार्टी इसका जश्न मना रही थी। इसी बीच सीएम येदियुरप्पा को पद से हटा दिया गया। इसकी कोई खास वजह भी नहीं बताई गई। बस कहा गया कि येदियुरप्पा 78 साल के हो गए हैं, इसलिए हटा दिया गया। बसवराज बोम्मई को येदियुरप्पा की जगह सीएम बनाया गया। हाईकमान को उम्मीद थी कि येदियुरप्पा की तरह लिंगायत कम्युनिटी से आने वाले बोम्मई उनकी जगह संभाल लेंगे। कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट करेगी। हुआ इसका उल्टा। बोम्मई येदियुरप्पा की तरह पॉपुलर नहीं थे। कम्युनिटी में उनका दबदबा वैसा नहीं था। बीजेपी के इस फैसले से लिंगायत नाराज हो गए। तमाम कोशिशों के बाद लिंगायत नहीं सधे तो हाईकमान ने येदियुरप्पा को फिर से आगे बढ़ाया। उम्र 80 साल होने के बावजूद कैंपेन कमेटी का हेड बनाया। सवाल उठे कि जब ज्यादा उम्र की वजह से सीएम पद से हटाया तो कैंपेन हेड क्यों बनाया। येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के बाद पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर बीजेपी में तीसरे बड़े लिंगायत नेता थे। टिकट न मिलने पर वो कांग्रेस में चले गए। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यानी बीजेपी की लिंगायत समुदाय पर पकड़ कमजोर होती गई। शेट्टर हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए, लेकिन लक्ष्मण सावदी 75,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। लिंगायत समुदाय कर्नाटक की 70 सीटों पर प्रभावी है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें जीती थी। इस बार 54 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। बीजेपी सिर्फ 19 पर जीत पाई। सीनियर जर्नलिस्ट अशोक चंदारगी कहते हैं, बीजेपी हाईकमान ने जो किया लिंगायत कम्युनिटी सब देख समझ रही है। इसी का नतीजा इलेक्शन रिजल्ट में दिखा है। तीनों दशकों में जो लिंगायत कम्युनिटी बीजेपी के साथ थी, अब दूर जाती दिख रही है। लिंगायतों को लग रहा है कि येदियुरप्पा राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। कम्युनिटी का बड़ा चेहरा अब बीजेपी में नहीं है। बीजेपी के हारने की ये इकलौती वजह नहीं है, और भी कारण। पहला, बजरंगबली का मुद्दा फेल। 2 मई को कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कहा कि सरकार में आए तो बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों पर बैन लगाएंगे।
कुछ ही घंटों में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। कांग्रेस के ऐलान के करीब 5 घंटे बाद ही पीएम मोदी ने विजयनगर में एक रैली में कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ हो रही है। अब उसे जय बजरंगबली बोलने वाले भी बर्दाश्त नहीं। इसके बाद पीएम ने अपनी सभाओं में जय बजरंगबली का नारा लगाना शुरू कर दिया। उत्तर कन्नड़ के अकोला में एक रैली में तो यह भी कह दिया कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोलकर इनको सजा दे देना। सीनियर जर्नलिस्ट बेलागारू समीउल्लाह कहते हैं कि कर्नाटक में भगवान बसवेश्वर को फॉलो किया जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और दूसरी कुरीतियों का विरोध किया। वे जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्थाओं में यकीन रखते थे। उन्होंने नया संप्रदाय लिंगायत बनाया। उन्हीं को फॉलो करने का नतीजा है कि नॉर्थ इंडिया जैसे पोलराइजेशन कर्नाटक में नहीं हुआ। बीजेपी ने बजरंगबली का मुद्दा उठाकर हिंदू वोट एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। हिंदू वोट बढ़ गए और मुस्लिम वोट एकजुट हो गए। जिस कोल्ड मैसूर रीजन में जेडीएस का दबदबा था, वहां उनकी सीटें आधी से भी कम हो गई। मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चले गए। दूसरा, 40% कमीशन का दाग नहीं मिटा। मुंबई कर्नाटक बॉर्डर पर बसे बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बाद अप्रैल 2022 में 40% कमीशन विवाद शुरू हुआ। पाटिल ने अपने सुसाइड नोट में बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। कर्नाटक कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने भी कहा था कि ज़्यादा कमीशन देना मजबूरी हो गया है। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर भी लिखा था। बीजेपी पर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते दिखी। कांग्रेस हमलावर हो गई। सितंबर 2022 में कांग्रेस ने पे सीएम कैंपेन शुरू किया। सीएम मुंबई के चेहरे के साथ QR कोड लगाकर फोटो चस्पा दी। कैंपेन के आखिरी दिन तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। करप्शन पर बीजेपी पूरे कैंपेन में बैकफुट पर नजर आई। तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी के आगे डबल इंजन ने दम तोड़ा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने हर चुनाव में डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल किया है। हर राज्य में इसके फायदे गिनाए जाते हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी नेता बार बार डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाते रहे। कहा गया कि राज्य में केंद्र में एक पार्टी की सरकार ने डेवलपमेंट में तेजी आएगी। कर्नाटक के नतीजे बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के आगे डबल इंजन का नारा नहीं टिक पाया। चौथा, बीजेपी के कम्युनल ट्रैप में नहीं फंसी कांग्रेस। कर्नाटक में बीजेपी ने टीपू सुल्तान का मुद्दा सोची समझी रणनीति के तहत उठाया था। बीजेपी टीपू को राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी कहती रही। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री नारायण ने मंड्या में एक रैली में कहा था कि आपको टीपू चाहिए या सावरकर, इस टीपू सुल्तान को हमें कहाँ भेज देना चाहिए। नानजी गौड़ा ने क्या किया आपको याद है ना, हमें सिद्धारमैया को ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए। राइट विंग का दावा है कि टीपू सुल्तान की मौत अंग्रेजों से लड़ाई में नहीं हुई थी, बल्कि नानजी गौड़ा और उड़ी गौड़ा के बीच मारा गया था। बीजेपी ने नानजी गौड़ा और उड़ी गौड़ा को वोकालिग्गा बताया, लेकिन कर्नाटक के बुद्धिजीवियों का कहा कि वास्तविकता में ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं था। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस को कम्युनल ट्रैप में फंसाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी, फेल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन पर ही फोकस रखा। अमूल कंट्रोवर्सी। कर्नाटक चुनाव में नंदिनी दूध बड़ा मुद्दा बन गया। अमूल ने ट्वीट किया कि कंपनी बेंगलुरु में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुजरात की अमूल कंपनी को कर्नाटक में लाकर यहां के लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की क्लिप भी वायरल हुई, जिसमें वो अमूल के कर्नाटक में काम करने का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को इतना भुनाया कि बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में नंदिनी दूध बांटने की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन रिजल्ट में इस वादे का असर नहीं दिखा। छठवां, मुस्लिम रिजर्वेशन हटाने का फायदा नहीं मिला। कर्नाटक में हमेशा से लिंगायत और वोकालिग्गा कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा अहमियत मिलती रही है। इन्हीं दो कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या होती है। सीएम भी इन्हीं दो कम्युनिटी से बनते आए हैं। इसलिए बीजेपी ने चुनाव के पहले मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म कर दिया और लिंगायत और वोकालिग्गा में बांट दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पार्टी सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण दोबारा बहाल किया जाएगा। कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जरिए मुस्लिम वोटों को एकजुट करना चाहती है। नतीजे भी यही बता रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा और बीजेपी को नुकसान हुआ। लिंगायत और वोकालिग्गा पर बीजेपी सरकार के फैसले का असर नहीं हुआ। सातवां, केरला स्टोरी भी कर्नाटक में फ्लॉप। कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर बनी द केरला स्टोरी भी चुनाव में मुद्दा बनी। खुद पीएम मोदी ने कहा कि यह फिल्म केरल की असली सच्चाई को दिखाती है। फिल्म में कन्वर्जन और इस्लामिक स्टेट पर फोकस किया गया। बजरंगबली, भगवान शिव और केरला स्टोरी के जरिए बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। कर्नाटक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वाली 6 सीटों में से 3 कांग्रेस ने जीत ली। दक्षिण की अयोध्या यानी रामनगर में कांग्रेस जीत गई। टीपू सुल्तान के विवादों से जुड़ी मेलकोटे में एसकेपी और श्रीरंगपटना में कांग्रेस को जीत मिली। माइनिंग घोटाले में घिरी बेल्लारी में भी कांग्रेस को जीत मिली है। हिजाब विवाद वाले उडुपी और बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या से चर्चा में आए शिवमोगा में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं।